जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल की आप सक्सेस यूरियन में। हम बात कर रहे थे गांधी युग में। तो गांधी युग में हमने आपको खेड़ा आंदोलन तक बता दिया हुआ था। इसकी हमने ट्रिक भी बताई हुई थी, जितने भी आंदोलन हैं उनको किस तरह से याद करना है ये भी हमने बताया हुआ था। और अब हम बात करने वाले हैं खेड़ा आंदोलन के बाद कौन सा कानून है या कौन सा आंदोलन है, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो इसके पहले एक एक्ट आया, एक कानून बना खेड़ा आंदोलन के बाद, जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। क्या हुआ था कि हमने बताया था आपको खेड़ा आंदोलन में ये हुआ था कि अंग्रेज़ों ने बापूजी से कहा था, गांधी जी से कहा था कि आप हमें सैनिक दो और हम आपको आज़ादी देंगे। तो ये बात हुई थी। तो गांधी जी ने कहा चलो ठीक है, हम आपको सैनिक दिए। तो गांधी जी ने प्रभुदास के साथ मिलकर के 2 सालों तक पूरे भारत का भ्रमण किया और 13,000 भारतीय सैनिकों को अंग्रेजी सेना में दिए। ठीक है, तो अब उसमें क्या हुआ कि इनसे अंग्रेज़ों से गांधी जी की एक बात हुई थी कि आप हमें सैनिक दो और हम आपको आज़ादी देंगे। ये बात को गांधी जी मान गए थे और 13,000 सैनिकों को भर्ती करवाया था। लोगों ने कहा कि गांधी जी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट है, ये अंग्रेज़ों का एजेंट है। गांधी जी ने कहा ऐसी बात नहीं है, हमने अंग्रेज़ों से कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसके तहत वो हमें आज़ादी देंगे। तो अब यही बात थी कि क्या हुआ कि अब भारतीयों को लग रहा था कि गांधी जी से अंग्रेज़ों की बात तो हो गई है यार, अब तो आज़ादी हमें मिलेगी। ये उल्लास में थे, सारे भारतीय प्रसन्न थे, खुश थे, बोले अब तो आज़ादी मिल ही जाएगी। तो एक एक्ट आया 18 मार्च 1919 को। 18 मार्च 1919 को ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक असेंबली में एक एक्ट पारित होता है जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। किसकी अध्यक्षता में? सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक एक्ट पारित होता है, एक कानून बनता है जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ये बाद में क्या हुआ कि 18 तारीख को ये बना और 19 तारीख को भारत में लागू हो गया। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट भारत में लागू हो गया। लोगों ने कहा ये आज़ादी का एक्ट है, मज़ा आएगी, चलो देखते हैं कि ये क्या एक्ट है इसके बारे में। लोगों ने कहा ये आज़ादी का एक्ट है, मज़ा आएगी, आनंद आएगा, अब तो हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। गांधी जी ने भी कहा चलो हमारी बात अंग्रेज़ों से हो गई थी, वो भी ऐसा मान जाएंगे, अब हमें आज़ादी दे देंगे। लोगों को और भारतीयों को ऐसा लगा, परंतु राजनीति कुछ और थी। राजनीति ये थी कि ये इस एक्ट के तहत ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने पहले नहीं बताया कि ये कौन सा एक्ट है। लोगों को पकड़ पकड़ करके बंद करने लगे। जब बंद करने लगे तो लोगों ने कहा भाई ये कौन सा एक्ट है? तो बताया कि ये रॉलेट एक्ट है। इसके तहत हम क्या कर सकते हैं कि अगर किसी भी क्रांतिकारी को, अगर किसी भी भारतीय को, अगर हम ग्रुप या संगठन बनाते हुए देखते हैं तो उसे 3 बार कहेंगे कि ग्रुप या संगठन छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अगर वो संगठन को नहीं छोड़ता है, कोई भी सभा को नहीं छोड़ता है, तो हम फायरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बताया गया उसमें कि ये रॉलेट एक्ट है। इसके तहत ये बताया गया कि हम अगर किसी भी व्यक्ति को संदेह मात्र से अगर किसी क्रांतिकारी को, अगर किसी भारतीय पर अंग्रेज़ों को संदेह हो जाता है कि हमारे प्रति ये कोई रणनीति या कोई कूटनीति या कुछ भी चल रहा है, तो ये बिना उसको वारंट किए उसको पकड़ सकते थे। कितना भारतीय को पकड़ सकते थे लोग। तो इसे कहा गया बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून। इसे अंधा कानून भी कहा गया, इसे आतंकवाद अपराध अधिनियम भी कहा गया। तो चलो अब हम रिटर्न में देते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या है। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? रॉलेट एक्ट ये पास होता है, ये 1919 लिख दिया जाता है। रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 ईस्वी में। ठीक है, ये सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में ब्रिटेन की असेंबली में, ब्रिटेन की असेंबली, हाउस ऑफ कॉमन्स,
हाउस ऑफ कॉमन्स में 18 मार्च 1919 को बना और भारत में यह कानून 19 मार्च 1919 को लागू हो गया। इस रॉलेट एक्ट के अन्य नाम पूछ लिए जाते हैं कि इसके अन्य नाम कौन से हैं। तो अन्य नाम इसके क्या हैं? रॉलेट एक्ट तो है ही, अन्य नाम रॉलेट एक्ट के अन्य नाम पूछ लिए जाते हैं। तो इसे कहते थे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। ठीक है, ये कहते थे। दूसरा, इसे आतंकवाद अपराध अधिनियम भी कहते थे। तीसरा, इसे अंधा कानून भी कहते थे, अंधा कानून, इसे इस नाम से जानते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम बताते हैं कि इसे किस किस नाम से जानते हैं। ये महत्वपूर्ण हो जाता है, कब आया ये महत्वपूर्ण हो जाता है, और किसके द्वारा लाया गया ये, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में लाया गया। ठीक है, तो अब हम इसको मिटाते हैं। इसके बाद जब ये कानून आया, लोगों को पकड़ कर अंदर करने लगे ये अंग्रेज। जब अंदर करने लगे तो ये बात पता चली गांधी जी को जब पता चली ये बात कि ये अंधा कानून आ गया है, रॉलेट एक्ट के नाम से जिसे जाना जाता है, तो जब गांधी जी को बताया गया, गांधी जी को ये बात पता चली, तो गांधी जी गए। उतने समय था भारत का वायसराय, और भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो गांधी जी इसके पास जाते हैं, बोलते हैं। तो जब गांधी जी इनके पास गए, किसके? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के पास। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने कहा, हु आर यू, आप कौन हो? तो कहा, आप मुझे नहीं जानते हो। गांधी जी ने कहा, आप हमें नहीं जानते हैं? तो कहा कि मैं नहीं जानता हूँ। तो कहा, अंग्रेजों, तुम इतने नालायक हो गए हो, तुम इतने शैतान हो गए हो। तो गांधी जी को गुस्सा आई। तो गांधी जी ने कहा, अंग्रेजों, तुम इतने नालायक हो गए हो, इतने शैतान हो गए हो, और मैं इन शैतानों का साथ दे रहा था, मैं इन शैतानों का सहयोग कर रहा था। गांधी जी ने कहा, आज से सहयोग खत्म और असहयोग शुरू। तो गांधी जी ने वहीं से फिर क्या कर दिया? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। ठीक है, तो ये था रॉलेट एक्ट। क्या था इसके बारे में मैंने बताया आपको कि गांधी जी। अब ये आपको इतने समय पूछ लिया जाएगा कि उतने समय, रॉलेट एक्ट के समय, गवर्नर या वायसराय कौन था। हमने वायसराय और गवर्नर जनरल के बारे में एक वीडियो में डिफाइन किया हुआ है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि रॉलेट एक्ट में गवर्नर जनरल है या वायसराय। तो देखो, गवर्नर जनरल किसको कहते हैं, वायसराय किसको कहते हैं। एक अधिनियम था 1858 का भारत शासन अधिनियम, इसके तहत गवर्नर जनरल के पद को खत्म करके वायसराय का पद सृजित किया गया था। तो अब जब 1858 के बाद जितने भी गवर्नर थे वो क्या कहलाए? वायसराय कहलाएंगे। तो उतने समय वायसराय कौन था? तो वायसराय था कौन? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बाद गांधी जी गए तो कहा लॉर्ड चेम्सफोर्ड।
इससे मिले जा करके। यह प्रश्न आ जाता है कि 1919 को रॉलेट एक्ट के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है, इसके पास गए तो गांधी जी को इसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। तो गांधी जी ने कहा शैतानों का साथ मैं दे रहा हूँ, इनका आज से असहयोग करेंगे, तो असहयोग कर दिया। जब गांधी जी इसके पास से होकर के आ रहे थे तो दो जगह इस अधिनियम का बहिष्कार हुआ। बहिष्कार कैसे हुआ कि दिल्ली में सबसे पहले बहिष्कार हुआ। तो हिंदू आर्य समाज के थे, हिंदू कट्टर नेता, आर्य समाज के हिंदू कट्टर नेता थे श्रद्धानंद आचार्य श्रद्धानंद जी ने इसका विरोध किया रॉलेट एक्ट का। इसके बाद पंजाब में तो इसका विरोध किसने किसने किया हमने बता रहे हैं आपको। तो रॉलेट एक्ट का विरोध, ये क्वेश्चन आ जाता है, रॉलेट एक्ट का विरोध। रॉलेट एक्ट का विरोध तो सभी कर रहे थे, परंतु जब गांधी जी आ रहे थे तो उतने समय उनके समय सबसे पहले किसने किया था, ये प्रश्न आ जाता है। तो दिल्ली में आर्य समाज के कट्टर नेता स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया। स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया कहाँ पर, दिल्ली में एक जगह हुआ। दूसरी जगह पंजाब में इसका विरोध किया किसने, तो दो लोगों ने किया था इसका विरोध पंजाब में, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। ये पंजाब के नेता थे दोनों, इन्होंने विरोध कर दिया। जब विरोध कर दिया, काफ़ी विरोध बढ़ा भाई, इस एक्ट का काफ़ी विरोध हुआ पंजाब में, सबसे ज़्यादा पंजाब में हुआ, दिल्ली में हुआ। तो जनता इससे खींच उठी थी। तो पंजाब के लोगों ने एक एक्ट बनाया, अंग्रेजों ने अभी तक बनाया था रॉलेट एक्ट, अब पंजाब के लोगों ने एक एक्ट बनाया जिसका नाम था पंजाब एक्ट। अब क्या कर रहे थे, पहले अंग्रेज पकड़ करके मार रहे थे भारतीयों को, अब ये पंजाबी क्या कर रहे थे, पंजाब के जो भी व्यक्ति थे, क्रांतिकारी थे, ये अब अंग्रेजों को पकड़ कर धुनने लगे। जब इनको मारने लगे तो अंग्रेजों ने क्या किया कि उतने समय दो व्यक्ति आते हैं, ब्रिटेन की जो सरकार है दो अस्थाई ब्रिगेडियर जनरल को चुनती है। एक अस्थाई ब्रिगेडियर जनरल है, इसको इसने भेजा भारत कि यहाँ की शांति व्यवस्था या यहाँ कंपनी को कोई दिक्कत ना हो, मतलब यहाँ के शासन व्यवस्था में कोई दिक्कत ना हो। कंपनी तो तभी समाप्त हो गई थी, उसकी बात तो नहीं है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, कि दो व्यक्तियों को भेजा था मतलब ब्रिटेन के सरकार ने। तो वो कौन कौन से व्यक्ति थे, एक का नाम था R.E.H. डायर। अब ये R.E.H. डायर का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म है रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। इसका ये फुल फॉर्म है, पूरा नाम इसका ये है कि रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, इसका नाम था। ठीक है, एक व्यक्ति है, ये था अस्थाई ब्रिगेडियर जनरल। इसको अस्थाई ब्रिगेडियर जनरल बना करके भेजा गया था। ठीक है, तो ये क्या करता था, यहाँ इसको भेजा गया, पंजाब का जो कानून बना। ठीक है, और इसके साथ में एक इसका सहायक था इसका माइकल M.O. डायर। इसका नाम है M.O. डायर का माइकल
ओ डायर, माइकल ओ डायर, ठीक है, माइकल ओ डायर इसका नाम है, इसका सहायक था, ठीक है ना। ये अस्थायी ब्रिगेडियर जनरल था और ये जनरल था, ठीक है, ये इसका सहायक है। ये दोनों क्या करते हैं कि इनको भेजा जाता है और ये जाते हैं कहाँ पर, पंजाब, पंजाब में जाते हैं और इन दोनों नेताओं को पकड़ लेते हैं। कौन थे, सैफुद्दीन किचलू और सतपाल को, सैफुद्दीन किचलू और सतपाल को बंदी बना लेते हैं, पकड़ लेते हैं, इनको जेल में डाल देते हैं। जब जेल में डाल देते हैं तो जो वहाँ की जनता थी, पंजाब की जनता, वो खींच गई थी कि हमारे नेताओं को छोड़ो। शांतिपूर्वक से एक जुलूस निकाल रहे थे लोग, पंजाब के लोग शांतिपूर्वक से जब जुलूस निकाल रहे थे तो दो लोग अंग्रेज थे, एक थी मैडम जिसका नाम था शेरवुड, और एक पुरुष था सैनिक, मतलब सिपाही, उसका नाम था रोलैंड। ये दोनों ऑफिसर थे। तो जब जुलूस निकाल रहे थे पंजाब के लोग अपने नेता को छुड़वाने के लिए, एक जुलूस निकाल रहे थे सैफुद्दीन किचलू और सतपाल को छुड़वाने के लिए, एक शांतिपूर्वक जुलूस लेकर के जा रहे थे। तो जो व्यक्ति हैं, एक महिला है, अंग्रेज महिला, जिसका नाम है शेरवुड और व्यक्ति का नाम है रोलैंड। तो ये दोनों ने कहा कि इन भारतीयों से कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही लगे रहते हैं, मतलब उसको बुरा भला कहा उस जुलूस को देख करके। अब ये जुलूस आराम से शांतिपूर्वक जा रहा था, परंतु अब इनकी बातों को सुनकर ये जुलूस उन्हीं के ऊपर से गुजर गया, उनकी चटनी बना दी, अब उन्हीं के ऊपर से गुजर गया। अब ये मर गए दोनों। अब क्या हुआ कि ये बात पता चली अंग्रेजों को, आर.एस. डायर और एम.ओ. डायर को। ये डायर ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। इनको ये भी प्रश्न आ जाता है कि डायर ब्रदर्स कौन से हैं, तो इन्हें डायर ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। तो ये भी प्रश्न आया हुआ है, इसको आप याद करिए कि डायर ब्रदर्स के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो आर.ई.एस. डायर और एम.ओ. डायर, शॉर्ट में इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया कि जुलूस जब निकाल दिया, लोगों की दोनों की चटनी बना दी भारतीयों ने। अब क्या हुआ कि भारतीयों को लगा कि यार अंग्रेज कुछ बोले नहीं। अब ये क्या थे, एक राजनीति खेल रहे थे, ये एक मौका ढूंढ रहे थे कि अंग्रेजों को किस तरह से हम परास्त करें। अब ये क्या किया इन लोगों ने, अंग्रेजों ने, कि कुछ नहीं बोले, ठीक है भाई, कोई बात नहीं थी अभी तक। अब क्या किया इन लोगों ने, क्या किया भारतीयों ने, कि उनको लगा, भारतीयों को लगता है कि अंग्रेज डर गए, परंतु ऐसी बात नहीं थी। इन्होंने क्या कहा, चलो ऐसा, भारतीयों ने कहा चलो ऐसा करते हैं, एक बड़ा जुलूस निकालते हैं, तो अंग्रेज तो कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि हम दो लोगों को तो मार ही चुके हैं, इनके ऑफिसर्स को। तो अब क्या किया, इन भारतीयों ने एक गुप्त मीटिंग रखी, गुप्त सभा बुलाई, और गुप्त सभा में एक रखी, उन्होंने बताया कि हम एक मीटिंग रखेंगे, एक सभा बुलाएंगे, बैसाखी के दिन 4:30 बजे। एक पत्र लिखा गया, एक मतलब चिट्ठी लिखी गई, और चिट्ठी लिख करके सभी के घर में भिजवाया गया। उस चिट्ठी में लिखा था कि बैसाखी के दिन 4:30 बजे शाम को, बैसाखी के दिन 4:30 बजे शाम को हम एक गुप्त मीटिंग रखेंगे, 20,000 लोगों को उसमें सम्मिलित होना है, 20,000 लोगों को उसमें सम्मिलित होना है। 4:30 बजे हम लोग मीटिंग रखेंगे, और उस मीटिंग में सभी लोग आधा घंटे बाद हम क्या करेंगे, उस मीटिंग में सभी लोग 20,000 लोग जो पास का चौकी है, थाना है, उसी में जाकर के अटैक कर देंगे। और डायर ब्रदर्स हैं जिन लोगों ने हमारे नेताओं को पकड़ा हुआ है, इन डायर ब्रदर्स को जाकर के इनकी चटनी बनानी है हमें। तो उन्होंने कहा कि ये मीटिंग चल रही थी, उन्होंने सारी चिट्ठियाँ जो है कि सबके घर में भेजना शुरू कर दिया गया। सारी चिट्ठियाँ पहुँच रही थी, सबके घर में गुप्त रूप से पहुँच रही थी। एक व्यक्ति था, भारतीय था, और उसका नाम था हंसराज। ये हंसराज, आपने देखा होगा इतिहास, चाहे पीछे पलट के आप देख लीजिए, जो घर का व्यक्ति है उसी से सारे भेद खुल जाते हैं। आप चाहे रामायण देखिए, ठीक है ना, उसमें भी ये बताया गया है, महाभारत देखिए, सारी चीज़ें हैं, जो घर का व्यक्ति है वही सर्वनाश करता है, उसी के माध्यम से होता है। तो उसने क्या किया, ये व्यक्ति भारतीय है, एक गुप्तचर है, अंग्रेज़ों का खुफिया है, जो भारतीय है, नाम है हंसराज। तो ये प्रश्न भी आ जाता है कि हंसराज किससे संबंधित था, कौन था, तो प्रश्न आ जाता है। तो हंसराज को आपको याद रखना है कि हंसराज नामक भारतीय ने अंग्रेज़ों की खुफिया सैनिक के रूप में कार्य किया था। ये पैसे के लिए, पैसे का बहुत बड़ा लालची था। ये क्या किया, इसने उस चिट्ठी को लेकर के गया, रातों रात डायर ब्रदर्स के पास सारी बात बता दी कि ये मतलब काम चल रहा है, गुप्तचर व्यवस्था चल रही है कि आपके ऊपर मतलब मीटिंग होगी, और मीटिंग के तहत थाने में आएंगे, आपकी चटनी बनाएंगे। ये सारी चीज़ें उसने बताई। जब ये चिट्ठी पकड़ाई डायर ब्रदर्स को हंसराज ने, हंसराज पैसे दिए आर.एस. डायर ने, और हंसराज अपना चलता बना। इसके बाद क्या करते हैं, जब मीटिंग शुरू होती है, अगले दिन जब मीटिंग शुरू होती है, तो ये समय था 13 अप्रैल 1919। अब बात करते हैं हम लोग
जलियांवाला बाग हत्याकांड की। ये हम क्या बता रहे हैं आपको, जलियांवाला बाग हत्याकांड, नरसंहार जिसको भी बोल देते हैं, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग नरसंहार, या इसको बोलते हैं हत्याकांड, हत्याकांड, ठीक है। जलियांवाला बाग नरसंहार हत्याकांड ये कब हुआ, प्रश्न आ जाता है, तो 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी के दिन, वैसाखी के दिन, ठीक है। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इसमें आर.एस. डायर और एम.ओ. डायर दोनों जाते हैं। 4:30 बजे मीटिंग स्टार्ट हो गई और 4:45 में दोनों कहाँ पहुँचे, ये आर.एस. डायर, इसका हमने बताया फुल फॉर्म आपको अभी, रेजिनाल्ड एडवर्ड हेनरी डायर, आर.एस. डायर, आर.एस. डायर और माइकल मतलब एम.ओ. डायर, ये दोनों जाते हैं कहाँ पर, जलियांवाले बाग में। 4:30 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई और 4:45 पर ही जाकर के पहुँच गए। 4:45 पर पहुँच गए तो जनता ने सोचा कि ये कैसे आ गए, इनको तो कोई बात पता नहीं थी। जनता पूरी तरह से मतलब हड़बड़ा गई, उसको बड़ा ही चिंतित महसूस किया जनता ने, पूरी जनता जो थी कि अरे यार इनको तो किसी ने बताया नहीं, तो इनको कैसे पता हो गया कि हम एक गुप्त मीटिंग कर रहे हैं। तो क्या हुआ, सभी लोगों ने कहा कि बैसाखी के दिन था तो हम लोग यहाँ पर बैसाखी का त्यौहार मनाने आए थे, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें माफ़ कर दीजिए, ऐसा जनता ने कहा। परंतु आर.एस. डायर के कहने पर, आर.एस. डायर ने इसने कहा कि गोली चलाओ, तो इसने क्या कर दिया, 3 सेकंड का भी समय दिया। 3 सेकंड के समय में उसने कह दिया, 3 सेकंड का समय क्या होता है, इसने जैसे ही कहा, एम.ओ. डायर ने पूरी सेना के साथ अपने सैनिकों को लेवा करके गए थे, दोनों सैनिकों के लेवा करके पूरी मतलब मार दिए, जनता को मारना शुरू कर दिया, एकदम से गोली बारूद इसने बरसाना शुरू कर दिया। तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सी जनता मारी गई, इसमें से 2 कमेटियां बनी, इसकी जांच करने के लिए 2 कमेटियां बनी। अभी क्या हुआ कि जब ये गोली बारी चल रही है, मार चल रही है, बहुत जनता बिलख बिलख करके रो रही थी, छोटे बच्चे बूढ़े जवान सारे व्यक्ति थे उस जलियांवाले बाग में। बहुत ही दुखद घटना थी वो, जिसको बयां करना ही बहुत मुश्किल हो पाता है। परंतु अब क्या हुआ कि ये बात जब गांधी जी को पता चली तो गांधी जी गए, उनको बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने कहा, और वो जाते हैं अब लंदन इस बात को लेकर के ब्रिटेन गए। जब ब्रिटेन गए गांधी जी, उन्होंने कहा ये जो व्यक्ति आर.एस. डायर है, ब्रिगेडियर जनरल, ये 3 से 4 हज़ार व्यक्तियों का हत्यारा है, इसको फांसी दे दिया है। तो उसी समय जब आर.एस. डायर को कहा कि ये, गांधी जी ने कहा कि ये 3 से 4 हज़ार व्यक्तियों का हत्यारा है, निर्दोष लोगों को इन्होंने मारने का काम किया है, तो गांधी जी ने कहा, ये बात कही तो आर.एस. डायर ने कहा ये बुड्ढा गलत बोल रहा है, ऐसी बात नहीं है, झूठ बोल रहा है, हमने इतने लोगों को नहीं मरवाया है। तो कहा चलो अच्छा। तो गांधी जी ने क्या कर दिया, इसके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया, किसके, आर.एस. डायर के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया और बोला कि 3 से 4 हज़ार लोगों का ये हत्यारा है। अब क्या हुआ कि जब लंदन चले जाते हैं गांधी जी, तो उसी के समय जब एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा होता है, तो उसी ये राजनीतियाँ थी सब सारी अंग्रेजों की। तो जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा होता है तो उसी समय एक अंग्रेजी एक्ट पारित होता है, जिसका नाम रहता है, जिसका नाम रहता है इंडेनिफ्टी बिल। इंडेनिफ्टी बिल, ये इंडेनिफ्टी बिल क्या था, इसके बारे में बताते हैं हम आप लोगों को। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था तो ब्रिटेन की सरकार ने एक बिल पारित किया, एक बिल पास किया, जिसका नाम था इंडेनिफ्टी बिल। जिसका नाम था क्या, इंडेनिफ्टी बिल। ये जो इंडेनिफ्टी बिल है ये पास हुआ। इंडेनिफ्टी बिल का मतलब ये था कि ब्रिटेन के सरकार ने कहा कि अगर
अगर किसी भी देश का जो उपनिवेश है, हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, किसी उपनिवेश का कोई भी व्यक्ति, उपनिवेश का मतलब है जिस देश में वो शासन कर रहे हैं, जिस देश में ब्रिटेन के लोग शासन कर रहे हैं, जैसे भारत, तो भारत ब्रिटेन का क्या हुआ, उपनिवेश हुआ। तो वहाँ की सरकार ने कहा कि हमारे ऑफिसर्स को उपनिवेश के व्यक्ति अगर कोई मतलब उनको मारता है, जान से मारने का प्रयास करता है, तो वो उनके ऊपर गोली भी चला सकते हैं, उनको मार भी सकते हैं, गोली भी चला सकते हैं। तो अब ये क्या हुआ, गांधी जी को यही इंडियन निफ्टी बिल दिखाया गया कि देखिए इसको फांसी तो नहीं हो सकती है। गांधी जी ने कहा इसको फांसी दे लिए, 3 से 4 हज़ार लोगों का हत्यारा है, इसको फांसी दी जाए। परंतु जब इंडियन निफ्टी बिल दिखाया गया गांधी जी को, तो अब जब इंडियन निफ्टी बिल दिखाया गया तो उसमें लिखा था कि उपनिवेश में रहने वाले किसी भी हमारे ऑफिसर्स को अगर कोई वहाँ के उपनिवेश का व्यक्ति सताता है, उसको मारता है, तो वो गोली भी चला सकता है, उसको जान से भी मार सकता है। तो अब क्या हुआ, इस व्यक्ति को आर.एस. डायर को फांसी तो नहीं हुई, परंतु उसको क्या हुआ, नौकरी से निकाल दिया जाता है। नौकरी से जब निकाल दिया जाता है, अब गांधी जी क्या करें, वहाँ से लंदन आ गए, कोई सॉल्यूशन हुआ नहीं, कोई इसका मसला सॉल्व ही नहीं हो पाया। अब क्या हुआ कि अब एक होती है ब्रिटेन में ग्रास पार्टी। अब ग्रास पार्टी की बात कर लेते हैं हम लोग कि ग्रास पार्टी क्या थी। ग्रास पार्टी में चीफ गेस्ट बनाया गया आर.एस. डायर को। ठीक है, चीफ गेस्ट कौन बना, आर.एस. डायर बना चीफ गेस्ट। और चीफ गेस्ट बना यही आर.एस. डायर। इसको क्या हुआ कि इसने कहा, इसको एक तलवार दी गई और इसने तलवार लेकर के कहा कि वहीं जनता को संबोधित करते हुए, अब भाई चीफ गेस्ट बना हुआ था, इसको एक तलवार भी दी गई, उसने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रिटेन की जनता को संबोधित करते हुए कि ये जो मेरे पास तलवार है, हमें इसी की तरह बनना है कि अगर आपके आपके दाएं चले या बाएं चले, प्रत्येक जिस तरफ चले उधर किसी भारतीय का सर कट कर गिरना चाहिए और आपके चरणों पर पड़ा मिलना चाहिए। तो वहाँ के लोगों ने कहा ओके सर, ऐसा ही होगा। तो अब क्या हुआ, आर.एस. डायर को प्रत्येक जो वहाँ के ऑफिसर से अपनी अपनी सैलरी का आधा आधा सैलरी इसको दिया उपहार के स्वरूप। और इसे क्या किया, कहा ब्रिटेन के सरकार ने इसे उपाधियाँ दी, इसको सम्मान दिया, उपाधियाँ दी इसको। तो क्या कहा, उपाधियाँ आर.ई.एच. डायर की उपाधियाँ, इसको उपाधियाँ क्या दी गई, ये आ जाता है क्वेश्चन। चलिए बात कर लेते हैं उपाधियों के बारे में। तो इसे कहा गया ब्रिटेन का शेर, ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक, ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक, ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक, सम्मान की तलवार, ठीक है, इसकी ये उपाधियाँ थी, किसकी, आर.एस. डायर की। इसको तो बहुत सम्मान दिया गया, वहाँ पर ग्रास पार्टी थे। प्रश्न आ जाता है, बड़ी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि ग्रास पार्टी क्या थी, ब्रिटेन की ग्रास पार्टी। हमने बताया आपको ग्रास पार्टी के बारे में। अब हम बात करते हैं क्या हुआ कि इसको तो सम्मान की तलवार, सारी उपाधियाँ दी गई। अब गांधी जी आ गए लंदन से, मतलब ब्रिटेन से कहाँ गए, भारत आ गए। अब इससे दुखित होकर के, अंग्रेज़ों से दुखित होकर के, जो भी अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों को, भारतीय क्रांतिकारियों में से मतलब जिन लोगों को उपाधियाँ दी थी, यह प्रश्न आ जाता है कि किन किन लोगों ने कौन कौन सी उपाधियाँ किन किन लोगों ने लौटा दी थी। तो इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने उपाधियाँ लौटा दी। कौन, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया। गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। ठीक है ना। जमुना लाल बजाज
जमुनालाल बजाज, ये गांधी जी के 5वें पुत्र हैं, माना था इनको, जमुनालाल बजाज को। जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि को लौटा दिया, दुखित होकर के इस घटना से। किससे? रॉलेट एक्ट के से, जलियांवाला बाग से दुखित होकर के। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये घटना तो बहुत तगड़ी हो गई थी, बहुत ही दुखद समाचार था ये, भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा नरसंहार था ये। अब क्या हुआ कि पंजाब की जनता तो और भी ज़्यादा दुखित थी, क्योंकि पंजाब में घटना हुई थी भाई कि कहीं की किसी के घर में कोई भी हो जाएगा, किसी गांव में, किसी के शहर में, किसी के मोहल्ले में, वहाँ की जनता तो बहुत ही, वैसे तो पूरे भारत में घटना का बहुत बड़ा प्रचार फैल गया था। अब क्या हुआ कि जब ये बहुत ही दुखित थी पंजाब की जनता, तो पंजाब की जनता बहुत दुखित थी। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक व्यक्ति था चमनदीप, पंजाब में ही एक व्यक्ति था, एक लड़का था चमनदीप ने बनाया डंडा फौज। तो प्रश्न आ जाता है, डंडा फौज का गठन किसने किया था? तो चमनदीप ने किया था। ठीक है, वो बता देते हैं आपको कि डंडा फौज का गठन किसने किया था। अब इस चमनदीप ने क्या किया, एक नौजवान लड़का है चमनदीप, ठीक है, चमनदीप ये पंजाब का निवासी है, रहने वाला है। इसने क्या किया, डंडा फौज का गठन किया, अपने साथी संगाती वाले लड़कों को लिया, नौजवान लड़के, और रात में ये लोग निकलते थे, ढूंढते थे कहाँ पर अंग्रेज हैं, सुनसान में जाते और फिर जम के उसको बजाते, ये काम करते थे। तो डंडा फौज का गठन, डंडा फौज का गठन किसने किया? तो चमनदीप ने किया, चमनदीप। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, डंडा फौज का गठन किसने किया? चमनदीप ने किया। चमनदीप क्या करते थे, अपने साथियों को लिवाते थे और रात में चलते थे, लोग रात में जाते थे, जिस भी अंग्रेज को पकड़ लेते फिर उसको कायदे से चटनी बनाते थे उसकी। तो ये था डंडा फौज। ठीक है, इससे क्या हुआ था कि जो जलियांवाला बाग था हत्याकांड, ठीक है, नरसंहार जो हुआ, तो एक व्यक्ति हैं ऊधम सिंह के बारे में आप सुने होंगे। ऊधम सिंह बहुत ही भयंकर क्रांतिकारी नेता थे। नेता क्या, वो अपने आप में वो इसीलिए जीते थे क्योंकि उनसे परिवार के कई लोगों को मरते उन्होंने देखा था, अपने माता पिता भाई बहन को और अपने दोस्तों को मरते हुए। बचपन में थे, देख रहे थे छुप के, जिस तरह से लाशों के ऊपर लाशें बिछी हुई थी, वहाँ से छुप छुप करके लोग मतलब अपनी जान को बचा रहे थे। कोई कुएं में कूद रहा था, इस तरह से जानों को बचा रहे थे लोग। यही बच्चा जो ऊधम सिंह है, ये इस पूरी घटना को देख रहा था और ये बाद में इसने बहुत परिश्रम किया और बहुत परिश्रम करने के बाद ये लंदन जाता है। तो ब्रिटेन के कैंगस्टन हॉल में RES डायर की फिर इसने गोली मारकर हत्या करता है। तो ऊधम सिंह कहाँ पर? कैंगस्टन हॉल, ब्रिटेन के कैंगस्टन हॉल में ऊधम सिंह ने RES डायर को गोली मारकर हत्या की थी। ये प्रश्न आ जाता है। ठीक है, इसमें पूछा जाता है माइकल ओडायर या RES डायर। तो RES डायर, रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी ओडायर को गोली मार करके हत्या की थी इसने। ठीक है, किसने? ऊधम सिंह ने। ऊधम सिंह कौन है, इसके बारे में हमने आपको बताया। तो हमने बताया रॉलेट एक्ट, ठीक है, और कितने आंदोलन हमने बता दिए, 3 आंदोलन तो बता दिए। रॉलेट एक्ट ये तो एक्ट है, इसके बारे में हमने आपको बताया। जलियांवाला बाग हत्याकांड बताया। अब हम बात करते हैं किसकी? तो इसी के आगे जो एक्ट है खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, खिलाफत आंदोलन। तो चैनल को तो खिलाफत आंदोलन के बारे में हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और असहयोग आंदोलन, इसके बाद जो भी जितने भी आंदोलन हैं उसके बारे में हम धीरे धीरे करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। और हम बिल्कुल बेसिक से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको बहुत ही मज़ा आएगी समझ करके। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि आपको जितने भी प्रश्न हम बता सकें, आपको डीप से डीप उतने भी लाने का प्रयास करेंगे। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।